दिन का वक्त था। मौसम अच्छा खासा बदल चुका था। दिन लंबे लगने लगे थे। अरसल और नौमी स्कूल से आए और खाना खाकर सो गए। अम्मी भी कई दिनों बाद सिलाई मशीन लेकर बैठ गई। कभी कभी मोहल्ले में से कोई सिलाई का काम दे जाता तो वो कर देती। साइमा भी डाइजेस्ट लिए बरामदे में चारपाई बिछाकर लेट गई। अब्बा भी अपने कमरे में अखबार लिए लेटे हुए थे। वो अम्मी के पास आ बैठी। कई दिनों से समीना के यहाँ भी नहीं जा सकी थी। वो भी नहीं आई थी। किसके घर से आए हैं? उसने फिरोजी रंग के जॉर्जेट के सूट को हाथ में लेते हुए पूछा। सामने वालों के यहाँ से। कह रही थी अभी ये सी कर दें, फिर और भी देंगी। मैंने तो नाइमा से भी कहा था कि दुल्हन के लिए कपड़े सिलवाने हो तो हमसे सिलवा लेना, मगर वो कहने लगी कि मुमानी किसी पुराने और महंगे टेलर से ही सिलवाएंगे। खैर, उनकी मर्जी। वो आहिस्तगी से बोली। नाइमा की बातें कभी कभी बहुत दिल जलाती थी। उसके बाद जुमलों की काट इतनी गहरी और अजियतनाक होती थी कि वो कई दिनों तक उनका कुर्ब महसूस करती थी। आप सोचा मत करें अम्मी। उसने दीवार से टेक लगाकर टांगें लंबी कर ली। कैसे ना सोचा करूँ हमाइमा। एक बेटी को बड़ी शान और शौकत से रुखसत करते हुए मैंने ये सोचा भी नहीं था कि दूसरी दोनों बेटियों के लिए एक सुई तक न बना सकूंगी। उल्टा तुम्हें कमाने के लिए बाहर निकाल दिया। अम्मी की आंखें भर आ गईं। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते अम्मी। आप परेशान मत हुआ करें। हमारा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है। वो कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देता है। आप अल्लाह ताला से मांगती रहें, अपना ईमान मजबूत रखें। हमें अपने रब के अलावा किसी का मोहताज ना होना पड़े। आप दुआ करें कि मैं हिम्मत ना हारूं। उसने हमेशा की तरह उन्हें तसल्ली दी। ये ईमान और उम्मीद की डोरी थामे ही तो चलती फिरती नजर आती हूँ, वरना जो हालात थे मैं तो कब की बिस्तर पर पड़ गई होती। अम्मी ने सिलाई का काम एक तरफ रखते हुए कहा। बस इसी डोरी को तो थामे रखना है। उसने उन्हें तकिया थमाते हुए धीरे से कहा। शाम होते ही धूप दीवारों पर चढ़ने लगती थी। पता नहीं वो भी कब गनूदगी में हो गई। 3:30 बजे आँख खुली तो वो घबरा गई। कितनी देर हो गई थी। वो सर झटक कर बावर्ची खाने में घुस गई। कल कोई बहाना कर दूंगी। उसने चाय का पानी चूल्हे पर रखते हुए सोचा। कुछ ही देर में सब सहन में आ गए। अरसर और नौमी वहीं चटाई पर बैग खोलकर बैठ गए। वो चाय लेकर बाहर निकली तो वॉश बेसन पर हाथ मुंह धोती साइमा ने हैरत से उसकी सिम देखा। तुम आज गई नहीं? उसने दुपट्टे से मुंह खुश्क करते हुए पूछा। नहीं, पता नहीं कैसे आंख लग गई। उठी तो बहुत देर हो चुकी थी। कल कोई बहाना कर दूंगी। उसने सबके आगे चाय के मग रखते हुए कहा। शाम की नमाज पढ़कर वो साइमा के साथ किचन का छोटा मोटा काम करवा रही थी जब मामू के घर से शादी का कार्ड आ गया। तमाम फंक्शंस पर उन्हें मदऊ किया गया था। शादी ब्याह पर बहुत अखराजात हो जाते हैं। सबके कपड़े बनवाने पड़ेंगे। फिर शादी पर खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ तो देना भी होता है। अम्मी की अलग ही फिक्रें थी। शादी की तारीख तक मुझे पैसे मिल जाएंगे, आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसने दिलासा दिया। पूरे 3 बजे वो गैस विला में दाखिल हुई तो वो सामने ही गाड़ी साफ करने में मसरूफ़ था। एक नज़र उसे देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती लॉन तक आ गई। दोनों बच्चे किताबें खोले वहीं बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उसने बैठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। रेहान ने बड़े साफ लहजे में सलाम का जवाब दिया। टीचर, आप कल कहाँ थी? जोया ने सवाल किया। कल मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इसलिए छुट्टी की थी। उसकी आवाज़ पर गालिब ने गर्दन घुमाकर देखा। इतना तो वो समझ चुका था कि ये लड़की किसी मजबूरी की वजह से ही घर से बाहर निकलती है, मगर ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसे क्या हालात थे जिनके हाथों वो महज 5,000 के लिए वैगनों के धक्के खाती इतनी दूर आती थी? स्याह चादर के हाले में उसका साफ सुथरा मासूम चेहरा हर वक्त उदास ही दिखाई देता था। आपके अब्बू? रेहान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, मेरे अब्बा। वो बीमार है ना, खुद चल फिर नहीं सकते, उसने अफसुर्दगी से बताया। बच्चे भी उसे हैरत से देखने लगे। क्यों टीचर? रेहान को सुनकर हैरत हुई थी। वो व्हील चेयर पर बैठते हैं ना, इसलिए। उनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट। पसलियाँ, टांगों की हड्डियाँ, बाजू सब कुछ टूट फूट गया था। हमारी दुआओं और अल्लाह मियाँ की रहमत ने उन्हें बचा लिया। उनको कई महीने अस्पताल रखा था, फिर उनका ऑपरेशन भी हुआ। कई महीनों बाद जब हमारे अब्बा घर आए तो वो व्हील चेयर पर बैठे थे। उनकी टांगें उनका बोझ सहारने से इनकार कर चुकी थी। बाजुओं की ताकत ख़त्म हो चुकी थी। वो खुद खाना भी नहीं खा सकते थे। वो बात करते करते अपने आंसुओं पर काबू ना रख सकी। गालिब उसके दुख को अपने दिल पर महसूस कर रहा था। तो ये थी वो मजबूरी जो उसे घर से बाहर काम की तलाश में ले आई थी। टीचर, मैं प्रे करूँगी, आपके पापा ठीक हो जाएंगे। जोया ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो उसने बेख्तियार उस मासूम बच्ची को अपने साथ लगा लिया।
तुम ज़रूर दुआ करना ज़ोया, अल्लाह ताला नन्हे बच्चों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल करते हैं। वो दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोली, इस बात से बेखबर कि कोई पीछे खड़ा उसके आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस कर रहा है। वो बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ हो गई तो वो अंदर चला आया। हिना भाभी किचन में मसरूफ़ थी। वो आ गई है, उसने फ्रिज में से पानी की बोतल निकालते हुए उन्हें बताया। कौन? भाभी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बच्चों की टीचर। उसके अब्बू बीमार हैं, इसीलिए कल छुट्टी की थी। बहुत मजबूर लगती है। वो गिलास में पानी उंडेलते हुए बोला। हाँ, मजबूर है तो इतनी दूर आती है, ज़रूरतमंद है, इसलिए मैंने फ़ौरन हामी भर ली। भाभी उसकी आमद के बारे में बता रही थी। वो कुछ सोचता हुआ बाहर निकल गया। पता नहीं क्यों इस लड़की को देखकर यूँ महसूस हुआ था जैसे वो उसे पहले भी कहीं देख चुका है। वो सर झटकता अपने कमरे में घुस गया। खिड़की से लॉन का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। वो रेहान को किसी लफ्ज़ के हिजे करना सिखा रही थी। उसके कानों में उस रोज़ वाले हिजों की तकरार होने लगी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। वो बच्चों को पढ़ाकर जा चुकी थी। वो किसी काम से गाड़ी लेकर करीब मार्केट तक गया। वहीं वो वैगन के इंतज़ार में खड़ी नजर आई। एक लम्हे को गालिब का जी चाहा कि उसे घर छोड़ आए, मगर न जाने वो क्या समझे। यही सोचकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बैक मिरर में देखा वो वैगन पर सवार हो रही थी। मगरिब की तरफ से बादलों का गुबार अचानक ही उठा था। देखते ही देखते सारा आसमान तारीख हो गया। ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी, यूं जैसे आंधी चल रही हो। वो जब घर से निकली थी तो मौसम इतना ख़राब नहीं था। आज के दिन महीना पूरा हो गया था और पैसे भी मिलने थे। वो इसी लालच में मौसम के बदलते तेवर देकर कुछ जल्दी निकल आई थी। गैस विला के गेट पर बेल बजाते हुए अचानक ही उसकी नज़र स्याह आसमान पर पड़ी। बिजली बड़े ज़ोर से चमकी थी। नीली नीली चुधिया देने वाली रोशनी की एक लंबी सी लकीर आसमान पर फैलती चली गई थी। उसने घबराकर आंखें मींच लीं। बादल गड़गड़ाने लगे। वो बचपन से ही इस आवाज़ से डरती थी। उसने खौफज़दा होकर कानों पर हाथ रख लिए। आंखों में पानी भरने लगा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब गेट खुल चुका था। अमाइमा, आप इस मौसम में? वो उसे देखकर हैरत से बोला। वो दोनों कानों पर हाथ रखे आंखें नीचे खड़ी थी। उसकी आवाज़ पर झट से आंखें खोल दी। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस सामने खड़ा हैरत से उसे देख रहा था। जी वो कुछ कह ही ना सकी। बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगे। आप अंदर आ जाएं प्लीज़। उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो तेज़ी से अंदर दाखिल हो गई। आंटी और हिना बरामदे में ही बैठी थी। बच्चे भी करीब ही बैठे थे। वो सब गर्दो गुबार से पाक साफ़ सुथरे बरामदे में बैठे बारिश का नज़ारा कर रहे थे। अरे अमाइमा, इतने ख़राब मौसम में क्यों आ गई तुम? हिना ने उसे डांट ही दिया। वो दरअसल, उसके अधूरे जुमले से वो जैसे सब कुछ समझ गई थी। चलो अब आ गई हो तो ठीक है। चलो बच्चों अंदर चलो, बैग खोलो। वैसे भी आज तुम्हारा महीना पूरा हो गया है, हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। कदरे फासले पर खड़ा गालिब जैसे फ़ौरन समझ गया कि इस ख़राब मौसम में भी उसके आने की क्या वजह हो सकती है। 5 बजे बच्चों को पढ़ाकर वो फारिग हुई तो बारिश पूरे ज़ोर शोर से जारी थी। वो वापसी के ख्याल से घबराने लगी। तुम घबराओ मत, गालिब छोड़ आएगा, आंटी ने कहा, मगर उसकी घबराहट बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ गई। वो उसके साथ गाड़ी में बैठकर कैसे जा सकती थी? चलो मैं और बच्चे भी चलते हैं, ज़रा मौसम इंजॉय करने। हिना ने झट उसकी मुश्किल आसान कर दी। वो पुरसकून सी हो गई। दोनों बच्चे उसके साथ आगे बैठ गए। वो हिना के साथ बैठ गई। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि उसे मौसम का अंदाज़ा कर लेना चाहिए था। ख्वामहाई इन लोगों को तकलीफ़ दी थी। आपका घर किस एरिए में है? गालिब ने डायरेक्ट उसी से पूछा था। प्लाईवुड फैक्ट्री के साथ कॉलोनी में, उसने आहिस्तगी से बताया। फैक्ट्री की कॉलोनी है? उसने टर्न लेते हुए पूछा। वो भी शहर की सड़कों से कुछ ना वाकिफ़ ही था। नहीं, फैक्ट्री तो बहुत देर बाद बनी है, ये कॉलोनी बहुत पुरानी है, वो उसी आहिस्तगी से बोली। अब कहाँ टर्न लेना है? एक लंबी सड़क ड्राइव करने के बाद उसने पूछा। दाएं तरफ मोड़ लें। अपना इलाका देखकर दिल को तसल्ली हो गई थी। कौन सी गली है? वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था। टूटी फूटी गलियों में जगह जगह पानी और कीचड़ के ढेर लग गए थे। इसको पहली दफ़ा अपनी गलियां बहुत गंदी महसूस हुई। गाड़ी हिचकोले खाती आगे बढ़ती जा रही थी। 1-2 दफ़ा मज़ीद टर्न लेने के बाद उसने गाड़ी रुकवा दी। सब्ज़ रंग के उखड़े हुए रोगन वाले दरवाजे के बाहर वो उतर गई। आप सब आए ना प्लीज़। उसने उन्हें अंदर आने की दावत दी। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। फिर कभी आएंगे, फ़िलहाल नहीं, आंटी घर पर अकेली है ना? हिना ने सहूलत से मना कर दिया। आपको मेरी वजह से जहमत उठाना पड़ी, आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा हो रही थी। कोई बात नहीं, तुम यूँ मत कहो, इसी बहाने से हमारी सैर हो गई।
हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। गालिब ने गाड़ी वापसी के लिए मोड़ ली। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसने नज़र उठाकर देखा। वो इस बोसीदा मकान के अंदर दाखिल हो रही थी। वो सहन में आई तो वो सब उसी के लिए परेशान हो रहे थे। कितनी दफ़ा कहा है, घर से बाहर जाती हो तो छतरी ले जाया करो। अम्मी ने उसे देखते ही डांट दिया। किसके साथ आई हो? साइमा को भी फिक्र थी। बच्चों के साथ। हिना भाभी छोड़ कर गई हैं, उनकी अपनी गाड़ी है, इसलिए इस ख़राब मौसम में कोई मसला नहीं हुआ। वो सैंडल उतारते हुए बताने लगी। खुदा करे कल मौसम सही हो, शादी पर भी जाना है। तुम्हें पैसे मिल गए? अम्मी ने अचानक याद आने पर पूछा। जी मिल गए हैं। उसने पर्स में से हज़ार के 5 नोट निकालकर अम्मी की तरफ बढ़ा दिए। बस थोड़े से खुले मुझे दे दीजिएगा, उसने कुर्सी पर बैठकर आंखें मूंदते हुए कहा। मैंने जाहिद की शादी के लिए अंदर संदूक से ही इन सब घर वालों के लिए कपड़े निकाल लिए हैं। साथ मिठाई की टोकरी बनवा लूँगी और 1000 रुपया सलामी का। अम्मी ने उसे अपना प्रोग्राम बताया। आपके संदूक से निकले हुए पुराने ज़माने के कपड़े उनकी नज़र में क्या अहमियत होगी? फिर भी आप अपनी खुशी की खातिर करना चाह रही हैं तो ठीक है। वो हाथों से आहिस्ता आहिस्ता अपना सर दबाते हुए बोली। इन्हीं संदूक वाले कपड़ों में से साइमा के लिए और बच्चों के लिए भी कुछ कपड़े बना लिए हैं। तुम्हें फुर्सत होगी? अम्मी ने उसका सर अपने नरम गरम हाथों से दबाते हुए पूछा। नहीं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। अब्बा भी तो नहीं जाएंगे ना, मैं नहीं जा सकूंगी। उसने जाने से इनकार कर दिया। ठीक है, मैं तो कहती थी ज़रा तफरीह हो जाएगी, मगर तुम खुद समझ सकती हो कि जाना ठीक है या नहीं। अम्मी ने उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं की थी। अम्मी, साइमा, अरसल और नौमी मेहंदी के फंक्शन में गए हुए थे। वो खाना गर्म करके कमरे में ही ले आई। अब्बा ने उसे देखकर किताब एक तरफ रख दी। अब हाथों में इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो कम वज़न की किताब उठाकर मुतालिया कर सकते थे। अब्बा, खाना खा ले। उसने ट्रे उनके सामने मेज़ पर रख दी। तुम्हारी अम्मी और बहन भाई तो देर से आएंगे, तुम भी चली जाती, ज़रा दिल बहल जाता। अब्बा ने बड़े प्यार से अपनी बहादुर बेटी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं अब्बा, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैं तो कई दिनों से आपसे ढेर सारी बातें करना चाह रही थी। आपने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो बड़े इश्तियाक से उनसे पूछ रही थी। वो हंस दिए। क्या सुनाऊं? यही कि बचपन कैसा गुजरा, तुम्हारी अम्मी से शादी कैसे हुई। वो मुस्कुराते हुए बोले। उसने बच्चों की सी मासूमियत से असबात में सर हिला दिया। मेरा बचपन भी बहुत अजीब गुजरा है। तुम्हारे दादा गली गली मोहल्ले मोहल्ले ठंडी खोए वाली कुल्फ़ियाँ बेचा करते थे। हमारी अम्मा यानी तुम्हारी दादी हमारे बचपन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तब मैं और दीनू अपने बाप के साथ कुल्फ़ियों की रेडी पर बैठे गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाया करते थे। हमारे बाप ने दूसरी शादी नहीं की। वो हमसे बहुत प्यार करते थे। हमारी खातिर गर्मियों की जलती हुई दोपहरों में ठंडी कुल्फ़ियाँ बेचा करते थे और खुद गर्मी और लू का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते थे। अब्बा उसे अपने बारे में बताने लगे और उसे सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा कि उसके कोई ताया या चाचा भी हैं। फिर वो शौक़ से सुन रही थी। फिर हमारे अब्बा एक दफ़ा लो लगने से बीमार पड़ गए। वो बिस्तर से जा लगे। इन दिनों अब्बा के एक दोस्त जो बाहर से आए हुए थे हमारे घर आने जाने लगे। वो अब्बा के कागजात बनवा कर लाए थे ताकि उन्हें भी साथ इंग्लैंड ले जा सके, मगर ज़िंदगी ने उन्हें मोहलत ही ना दी। अब्बा की वफ़ात के बाद अब्बा के वो दोस्त मुझे और दीनू को लेकर अपने घर चले गए। उन्होंने हमारे कागजात भी बनवाए। दीनू इस ख्याल से बहुत खुश था कि हम जहाज़ में बैठकर इंग्लैंड जाएंगे, मगर मुझे इस ख्याल से ही खौफ आता था कि मैं अपने घर से, अपनी गलियों से, अपनी मिट्टी से दूर चला जाऊंगा। मैं अपने माँ बाप की कब्रों पर हर रोज़ जाता था। मुझे महसूस होता था जैसे वो मुझे देख रहे हों, मेरी बातों का जवाब दे रहे हों। फिर जिस सुबह हम दोनों भाइयों को हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़ देना था, उस सुबह के आने से पहले ही मैं रात के अंधेरे में वहाँ से भाग गया। पता नहीं कितनी देर मैं भागता रहा था। मेरी जूती कहीं टूटकर उतर गई थी। बार बार गिरने से घुटनों पर जख्म हो गए थे। पता नहीं कब मैं भागते भागते थक कर गिर गया। मैं बेहोश होने को था जब एक बुज़ुर्ग ने मुझे सहारा देकर उठाया और पानी का प्याला मेरे होंठों से लगा दिया। अब्बा सांस लेने को रुके। वो हैरत ज़दा बैठी सुन रही थी। वो कौन थे अब्बा? उसने सवाल किया। अब्बा उसकी बेताबी पर मुस्कुरा दिए। मेरे उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने मुझे मोटरें ठीक करने का काम सिखाया, यानी तुम्हारे नाना। अब्बा ने एक इंकशाफ किया। वो मुझे अपने साथ घर ले गए। सूरज तलू हो चुका था। मुझे यकीन था कि दीनू अब्बा के दोस्त के साथ परदेस के लिए रवाना हो चुका होगा। मैंने सारी कहानी उनके गोश गुजार कर दी। वो मुझे लेकर अब्बा के दोस्त के घर गए, मगर वो जा चुके थे। मैंने सुकून का सांस लिया। फिर वो मुझे अपने साथ ही ले गए। मैं उनके घर में रहने लगा। उन्होंने मुझे काम सिखाया। फिर मैंने अपनी दुकान डाल ली। दिन रात मेहनत की। मेरी मेहनत देखकर ही उन्होंने सकीना का ब्याह मेरे साथ कर दिया।
ابا نے اپنا سارا ماضی اس کے سامنے رکھ دیا۔ اور آپ کا بھائی، انہوں نے آپ کو تلاش نہیں کیا؟ اس نے سوال کیا۔ کیا ہوگا، پھر ناکام ہو کر ابا کے دوست کے ساتھ ہی چلا گیا ہوگا۔ شاید وہ کبھی واپس بھی آیا ہو، مجھے ڈھونڈا ہو، مگر اتنے بڑے شہر میں وہ مجھے کہاں ڈھونڈتا؟ ابا کہیں کھو سے گئے۔ جب آپ اپنے بھائی سے بچھڑے تھے تو کتنی عمر کے تھے؟ ایک نئے سوال نے سر ابھارا۔ وہ 16-17 سال کا تھا اور میں 15 سال کا، یا پھر کچھ فرق ہوگا، اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ انہوں نے یاد کیا۔ ابا، آپ کا دل تو کرتا ہوگا ان سے ملنے کو؟ ہاں، بہت۔ وہ اب مجھے بہت یاد آتا ہے، ابا نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں حسرت تھی۔ امائمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ ٹرے اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ پہلے کبھی ابا سے اتنی تفصیل میں ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، بس وہ سب اتنا جانتے تھے کہ ابا اس دنیا میں تنہا تھے اور امی سے شادی کے وقت وہ انہی کے گھر رہتے تھے۔ اپنے تایا کے بارے میں سن کر اس کا دل ان سے ملنے کو بے چین ہو گیا تھا، تو ابا کا کیا حال ہوگا؟ ہینا بھابھی کے ساتھ وہ ان کی کسی کزن کی شادی میں آیا تھا، بارات آنے والی تھی۔ ہینا بھابھی کو چھوڑ کر وہ کسی ضروری کام کا کہہ کر دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ ابھی وہ گاڑی کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ بارات آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر راستہ صاف ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہنستے مسکراتے چہروں پر نظر دوڑاتے اچانک ہی اس کی نظر ایک چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ وہ لڑکی امائمہ سے بے حد مشابہ تھی۔ اس نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر ناکام ہی رہا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی، بھلا وہ اسے کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ اس کے بارے میں کیوں سوچنے لگا تھا؟ اس خیال کے آتے ہی لب بے اختیار مسکرا دیے۔ مقررہ وقت پر جب وہ ہینا بھابھی کو لینے آیا تو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ہینا بھابھی اسی لڑکی سے اچھی خاصی گپ شپ لگا چکی تھی۔ آؤ غالب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، ان سے ملو، یہ امائمہ کی بہن سائمہ۔ ہینا بھابھی نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ سائمہ نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے سائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس لمحے سائمہ نے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ ٹھنڈی چھاؤں والے مضبوط اور تناور درخت کی طرح محسوس ہوا۔ بے اختیار ہی دل سے ارسل اور نومی کے چھوٹے ہونے کا شکوہ دھل گیا۔ امائمہ کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ میری کزن کی شادی ہوئی ہے، ہینا بھابھی نے مزید بتایا۔ واپسی پر وہ ان سے پوچھ ہی بیٹھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ امائمہ کی والدہ اور برکت صاحب کے گھریلو حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، میں نے بھی محسوس کیا ہے، ہینا بھابھی نے اس کی تائید کی۔ ادھر سائمہ گھر میں گھستے ہی امائمہ کو کھینچ کر کمرے میں لے گئی۔ وہ غالب تو بڑا شاندار بندہ ہے۔ اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ حیران ہوئی۔ تم زاہد کی شادی پر گئی تھی، وہاں غالب کہاں سے آ گیا؟ زاہد کی دلہن یعنی زوبیہ تمہاری ہینا بھابھی کی کزن لگتی ہے، وہ شادی پر مدعو تھی۔ غالب بھائی بھی انہیں چھوڑنے اور لینے آئے تھے۔ ہینا آپا نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، ارے امائمہ تم یہاں؟ پھر جب ذرا قریب آئیں تو بولی، معافی چاہتی ہوں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ امائمہ کو کیسے جانتی ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ میرے بچوں کو پڑھانے آتی ہیں۔ میں نے بھی بتا دیا کہ تم میری بہن ہو۔ تمہیں پتہ ہے، غالب بھائی نے میرے سر پر ہاتھ بھی رکھا تھا، بالکل بڑے بھائیوں کی طرح۔ وہ بات کرتے کرتے معصومیت سے مسکرا دی۔ وہ ہکا بکا اسے سنے جا رہی تھی۔ وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، سائمہ نے سچے دل سے کہا۔ میرے پاس بھی تمہیں سنانے کو بہت کچھ ہے، وہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا؟ سائمہ کو تجسس ہوا۔ ابا نے بہت کچھ بتایا ہے، آج میں نے ان سے ان کے بارے میں باتیں کی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ سائمہ قریب ہو گئی۔ کیا؟ اسے سننے کی جلدی تھی۔ لے جاؤ یہ 2500، نہیں لینے مجھے۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو امی کی اونچی آواز سن کر وہیں دروازے کے پاس رک گئی۔ سائمہ بھی امی کے ساتھ لگی آنسو بہا رہی تھی۔ ابا اس وقت مسجد میں ہوتے تھے۔ وہ 2 قدم چل کر صحن میں آئی تو ماموں برکت کھڑے نظر آئے۔ میں نے تمہارا بھلا سوچا اور تمہیں میری بات پر غصہ آ گیا؟ زندگی میں کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، شکر کرو کہ وہ تمہاری بیٹی کو بنا جہیز کے قبول کر رہے ہیں۔ انہیں شادی کے جوڑے میں لڑکی لے جانی ہے اور تم ہو کہ گھر آئی قسمت کو ٹھوکر مار رہی ہو۔ نائمہ تو کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی لڑکی کے نام پلاٹ اور لاکھوں روپیہ پہلے ہی لکھوا لیں گے۔ ماموں کی بات سن کر وہ دھک سی رہ گئی۔ یہ کیا چکر تھا؟ ابھی 2 دن قبل ہی تو زاہد کی شادی ہوئی تھی اور شادی تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا برکت، ہر فیصلہ دولت کو سامنے رکھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ میری معصوم سی سیدھی سادی بیٹی اور ان کا وہ پاگل بیٹا، جب اور کوئی نہیں ملا تو ہم غریبوں کا در نظر آ گیا۔ اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں اپنی سائمہ کو اس گھر میں بیچنے کے لیے راضی ہو جاؤں گی؟ تم نے حامی بھری کیوں؟ اور نائمہ، اسے کس دشمنی کا حساب بے باک کرنا ہے بہن سے؟ ارے اتنے ہی اچھے لوگ ہیں تو اپنی ارماں کو بیاہ دو وہاں۔ امی کو اس نے پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔
बस सकीना बस, मेरी अरमा के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मेरे घर तो एक से बढ़कर एक रिश्ता है और मैं अपनी बेटी को लाखों क्या करोड़ों का जहेज दे सकता हूँ। और तुम्हारे इस डरबे में कौन आएगा? अरे मेरा एहसान मानो कि नायमा को अपने घर की बहू बना लिया, वरना था ही क्या तुम्हारे शहाबुद्दीन के पास। मैंने बेहतरी सोची थी, अब तुम ना मानो तो तुम्हारी मर्जी। उन्होंने झुककर सहन के फर्श से माहवार हर्ज के 2,500 रुपये उठाते हुए कहा। अम्मी की आंखों से आंसू बहते ही चले गए। नायमा को भेजूंगा, वही समझाएगी तुम्हें। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। अमायमा ने अम्मी को चारपाई पर गिरते हुए देखा तो तेज़ी से आगे बढ़ाई। अम्मी संभालें खुद को, उसने उनका चेहरा थपथपाते हुए कहा। साइमा पानी ले आई। वो अभी तक कुछ न समझी थी कि ये किस्सा क्या है। अमायमा, सुना तुमने वो क्या कह रहा था? वो सिसक उठी। मुझे बताएं अम्मी, क्या बात है? उसने उन्हें अपने साथ लगा लिया। जाहिद की शादी पर जब हम गए थे ना, तो जाहिद की सास ने अपने पागल बेटे के लिए साइमा को पसंद कर लिया। वो लड़का बिल्कुल पागल है, उसे शदीद दौरे पड़ते हैं। उस रोज़ भी उसे जंजीरों से बांधकर अंदर किसी कमरे में बंद किया हुआ था। तुम्हारे मामू ने इन लोगों को हाँ कर दी है। नायमा भी रजामंद है, कहते हैं उसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं। तुम मुझे बताओ मायमा, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की भलाई है? मैं बरकत के एहसानों के बोझ तले इतनी दब गई हूँ कि अपनी मासूम बच्ची के ख्वाबों का सौदा कर दूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अम्मी उसके शाने पर सर रखे रो पड़ी। वो किस किस महाज पर लड़ती, उसकी अपनी आंखें भर आ गईं। मैंने उसे मना कर दिया है, हमें उसके दिए हुए पैसों की ज़रूरत नहीं है। आइंदा हम उससे खर्च नहीं लेंगे। अमायमा, मैंने ठीक किया ना? वो आहिस्तगी से बोली, उनका लहजा टूटा हुआ था। आपने बिल्कुल ठीक किया अम्मी, उसने उनके आंसू साफ करते हुए कहा। रात खाने के बाद वो अब्बा को दवाई खिला रही थी जब नायमा आपी आ गई। आपने अच्छा नहीं किया अम्मी, किसी का एहसान मानने के बजाय उस पर चढ़ दौड़ना कहाँ का इंसाफ है। जब से अब्बा का एक्सीडेंट हुआ है, मामू ही इस घर का खर्चा चला रहे हैं ना, तो फिर अगर उन्होंने आपसे पूछे बिना साइमा का रिश्ता तय कर दिया तो क्या इतना भी हक नहीं था उनका? वो आते ही बोलने लगी। अब्बा ने हैरत से अमायमा की सिमत देखा। इनसे ये बात पोशीदा रखी गई थी। वो घबरा गई। नायमा अभी इतना ऊंचा बोल रही थी कि वो खिड़कियां दरवाजे बंद करती तब भी आवाज़ उनकी स्मात तक पहुंची जाती। ये किस रिश्ते की बात कर रही है नायमा? उन्होंने पूछ ही लिया। वो क्या कहती? अब आप ही बताइए अब्बा, अम्मी को मामू बरकत से माफ़ी मांगनी होगी। मेरे ससुराल का मामला है। अभी तो वो लोग अच्छे हैं कि मुझे कोई ताना नहीं दिया। वो बोलते बोलते कमरे में आ घुसी। अम्मी भी घबराई हुई पीछे ही दाखिल हुई। मुझसे बात करो नायमा, अपने अब्बा को परेशान मत करो। नहीं नोमी की अम्मा, इसे कहने दो। अब्बा ने उन्हें हाथ के इशारे से मना कर दिया। बात यह है अब्बा कि जाहिद की जो बीवी है उसका एक भाई ज़रा सा दिमागी मरीज़ है। उसको कभी कभी दौरे पड़ते हैं। जाहिद की सास को अपनी साइमा उसके लिए पसंद आ गई है, तो मामू ने अम्मी से पूछे बिना उन्हें ज़ुबान दे दी है। अम्मी ने इतनी सी बात को लेकर मामू से सख्त झगड़ा किया है, यहाँ तक कि माहवार हर्ज के पैसे भी उनके मुंह पर दे मारे। नायमा आपी ने सारी राम कहानी अब्बा के गोश गुजार कर दी। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है नायमा बेटी, अब्बा ने मजबूत लहजे में कहा। नायमा आपी ने सर उठाकर उन्हें देखा। हमारी गुर्बत और बेबसी का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो तुम लोग। इंसान हो, इंसान रहो, फ़िरौन बनने की कोशिश मत करो। अब्बा के लहजे में सख्ती दर आई। वो सब हक्का बक्का अपनी अपनी जगह पर खड़े रह गए। नायमा आपी एक झटके से उठ गई। एहसान फरामोशी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अब्बा एक बात सोच ले। एक बेटी की बेहतरी सोचते सोचते आप ब्याहता बेटी का घर बर्बाद कर बैठेंगे। अगर मुझे उस घर से इस बात को झगड़े की बुनियाद बनाकर निकाल दिया गया तो मैं मर जाऊंगी, मगर यहाँ नहीं आऊँगी। इस घर में जहाँ दाल भी फाकों के बाद पकती है और घुटन से सांस बंद होने लगती है। बात का आखिरी हिस्सा अगरचा वो बेहद धीमी आवाज़ में बोली थी, मगर शिद्दत ज़ब्त से अब्बा का चेहरा लाल हो गया था। तो फिर ठीक है, मैं उसी बेटी का भला सोचूंगा जो फाकों के बाद हमारे साथ दाल खाकर खुश रहती है और दिल में ख्वाबों और उमंगों के बावजूद इस घुटनज़दा माहौल में हमारे साथ सांस लेती है, जिसे इस चार दीवारी से हमारे लिए मोहब्बत है। अब्बा बेहद आहिस्तगी से बोले। नायमा आपी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। नायमा आपी, वो उनके पीछे भागी, मगर वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। मेरे हाथों में खुदा ने शायद इसीलिए ताकत वापस भेज दी है कि मैं दोबारा मेहनत मजदूरी शुरू करूं। मैं कल सुबह से दुकान पर जाया करूंगा। मोहल्ले में ही एक लड़के ने गाड़ियां ठीक करने की दुकान डाली है। आज मस्जिद में कह रहा था कि मेरे साथ दुकान पर बैठा करें। मुझे आप जैसे उस्ताद की ज़रूरत है। 100 रुपया रोज़ाना मिलेगा। अब्बा की आवाज़ में एक नया जोश खनक रहा था। इन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इन सब को मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुरा दिए। घड़ी ने 5 बजाए तो वो पर्स उठाकर तेज़ी से उठ गई। वापसी की जल्दी बहुत थी।
वो सुबह से बुखार महसूस कर रही थी। लॉन की सीढ़ियाँ उतरते हुए एकदम ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अमाइमा, वो गिरने को थी कि किसी ने उसे शानों से थाम लिया। वो गालिब था। वो जैसे एक झटके से पीछे हटी। ढेरों शर्म ने आन घेरा। नाढाल सी होकर वो वहीं सीढ़ी पर बैठ गई। आप बैठें प्लीज़, मैं पानी लेकर आता हूँ। वो तेज़ी से अंदर बढ़ गया। वापिस आया तो पानी का गिलास उसे थमा दिया। एक ही सांस में वो सारा गिलास ख़त्म कर गई। क्या बात है, कोई मसला है क्या? वो बड़ी राजदारी से पूछ रहा था। हिना और आंटी शायद बाजार गई हुई थी। बच्चे भी अपने खेल में मस्त हो चुके थे। उसने घबराकर उठना चाहा मगर कदम लड़खड़ा से गए। दिल का बोझ हल्का करने में कोई नुकसान तो नहीं। वो सामने आ खड़ा हुआ। मुझे आपसे बात करनी है। एकदम ही जहन में ख्याल उभरा, वो तो जाहिद के ससुरालियों को अच्छी तरह जानता होगा। कहिए, क्या बात है? वो दोबारा सीढ़ी पर बैठ गया। वो भी कदरे फासले पर बैठ गई। उस रोज़ जिस शादी में आप मेरी बहन से मिले थे, वो आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या? जी हाँ, वो हिना भाभी की किसी कज़न का घर था। हम लोग चूँकि एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं, इसलिए पहली दफ़ा उनके यहाँ गए थे, मगर मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप पूछिए, क्या बात है? वो समझ गया था कि कोई बेहद सीरियस मसला है। उनका कोई बेटा ज़हनी मरीज़ भी है? उसने डायरेक्ट सवाल किया। गालिब के माथे पर शिकने सी नमूदार हो गई। ज़हनी मरीज़ क्या, वो तो बिल्कुल पागल है। उसे तो बाकायदा जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद किया हुआ है। क्यों? आपने क्यों पूछा? दरअसल वो होंठ काटने लगी। दरअसल उस लड़के के लिए उसकी माँ ने साइमा को पसंद कर लिया है। उन्होंने हमारे मामू से रिश्ते की बात की थी और मामू ने मेरे अम्मी अब्बा से पूछे बगैर ही हाँ कर दी। वो भीगी आंखों से ज़मीन को घूरते हुए बोली। मगर क्यों? वो हैरान था। दरअसल हम अपने मामू के एहसानात के बोझ तले इस तरह दबे हैं कि कुछ नहीं कर सकते। जब से हमारे अब्बा एक्सीडेंट के बाद व्हीलचेयर पर बैठे हैं, हमारे घर के अखराजात मामू ही चला रहे हैं और मेरी आपी मामू की बहू भी हैं। वो भी यही चाहती हैं कि हम इस रिश्ते को हाँ कर दें। मगर वो रो पड़ी। आंसू आंखों से निकलकर बह निकले। वो गालिब को बेहद थकी हुई और बेबस लगी। मगर ये साइमा के साथ ज़्यादती है। वो चुप न रह सका। मैं ये चाहती हूँ कि साइमा के लिए जल्द अज जल्द कोई रिश्ता देकर उसकी शादी कर दी जाए। रिश्ता तो हो ही जाए, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप बैंक से लोन दिलवा सकें। वो बात के आखिर में अपने लहजे के टूट जाने पर काबू ना रख सकी। गालिब का जी चाहा उसके आंसू समेट ले। इतनी जल्दी लोन मिलना मुश्किल है। फ़िलहाल मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए माइमा। आपका 25,000 का बॉन्ड निकलेगा, जो बहुत पहले आपने ले रखा था। सादगी से साइमा की रुखसती भी हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। मैंने उसे बहन समझकर उसके सर पर हाथ रखा था। ये रिश्ता निभाऊंगा भी। उसने बड़े आराम से उस मसले का हल कर दिया। वो शुक्रिया के अल्फाज ही सोचती रह गई। मैं बहुत जल्द आपकी रकम लौटा दूंगी। बस आप दुआ करें कि मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल जाए। वो उठते हुए बोली। गालिब ने शिकवा की ना निगाहों से उसके सिम देखा। आप इस बात को लेकर फ़िक्रमंद मत हो। मैंने कहा ना, साइमा मेरी बहन है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर इस तरह लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। वो भी उठ खड़ा हुआ। मैं आज ही जाकर ये प्राइस बॉन्ड वाली बात करूँगी और अब्बा से कहूँगी कि किसी से रिश्ते के लिए भी कह दें। बस आप दुआ कीजिएगा। वो आहिस्तगी से बोली। इंशाल्लाह साइमा का रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। मैं चेक साइन कर देता हूँ, आप कैश करवा लीजिएगा। उसने अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा। चंद लम्हों बाद ही वो वापस आया था। अब प्राइस बॉन्ड वाला ड्रामा आपको ही करना पड़ेगा। बात के आखिर में वो धीरे से मुस्कुरा दिया। बेहद शुक्रिया। वो चेक को मुट्ठी में दबाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। गालिब के दिल में उस अफसुर्दा सी लड़की के लिए कोई जज्बा यकदम ही अपने अनवान के साथ बेदार हो गया। मोहब्बत। वो मुस्कुरा दिया। वो घर पहुंची तो अम्मी और साइमा सिलाई में मसरूफ़ थीं। उनके चेहरों से अंदाज़ा हो रहा था कि कोई बात हुई है। क्या बात है? वो चादर उतार कर वहीं बैठ गई। समीना के घर नाइमा का फ़ोन आया था। कह रही थी कि कल तक सोच लें। मामू उन लोगों को कुछ दिन तक ले आएंगे। जल्दबाजी से काम ना लें, सोच समझ कर फ़ैसला करें। अम्मी ने बताया। उसके माथे पर शिकने नमूदार हो गई। अच्छी ज़बरदस्ती है। बस एक दफ़ा इनकार कर दिया सो कर दिया। मुझे आज ही हिना भाभी वगैरह से पता चला है कि वो लड़का बिल्कुल पागल है। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर को दबाते हुए कहा। साइमा उठकर उसके लिए चाय बनाने चली गई। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो उनके करीब खिसक गई। हाँ कहो। वो मशीन रोक कर उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। अम्मी, क्यों ना हम साइमा के लिए कहीं और रिश्ता देकर फ़ौरन शादी कर दें। उसकी बात पर अम्मी के चेहरे पर चमक सी उभरी और फिर यकदम ही मादूम हो गई। रिश्ता तो है एक, और साइमा के लिए ही आया है। उसी लड़के वक्कार का, जो तुम्हारे अब्बा को कुछ दिनों से अपनी दुकान पर ले जाता है। अच्छा लड़का है,
रोज़ाना सुबह खुद लेकर जाता है, इशा की नमाज से पहले वापस भी छोड़ जाता है, और 3-4 दिन से तुम्हारे अब्बा की जेब में 100 का नोट भी डाल देता है। शायद साइमा को देखकर ही खुद अपनी वालदा को भेजा हो। कल ही आई थी वो। मुझे तुमसे बात करना याद नहीं रहा। मगर अमाइमा, सिर्फ रिश्ते से क्या होता है? हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। वो एक बार फिर रूहानसी सी हो गई। आप यहाँ बात ज़रूर चलाएं। उनसे कह दीजिएगा कि हम सादगी में शादी करेंगे। खाने पर भी बस घर में ही कुछ कर लेंगे, और ज़रूरी अखराजात भी हो जाएंगे। आप फ़िक्र ना करें। बात के आखिर में उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कैसे हो जाएंगे? कपड़े, जूते, लड़के की घड़ी, मेहमानों की खातिर तवाज़ा। थोड़ा थोड़ा भी करूं तो 20-25 हज़ार लग जाएंगे। जेवर का एक छोटा सा सेट तो संभाल रखा है, कुछ कपड़े भी हैं, बाकी दहेज के नाम पर कुछ नहीं। वो हुफ्की से बोली, अगर उन्हें साइमा इतनी ही पसंद है तो वो जहेज़ के बगैर भी उसे ब्याह कर ले जा सकते हैं। ज़िंदगी 2 इंसानों ने गुजारनी है, चीज़ों और जेवर ने नहीं। और रह गई दूसरे हराजात की बात, तो वो हो जाएंगे। उसने आंखें मूंद कर दीवार से टेक लगाते हुए कहा। कैसे हो जाएंगे? अम्मी ने गुस्से से कपड़े उठाकर परे फेंके। मेरा 25 हज़ार का प्राइज़ बॉन्ड निकला है, बहुत पहले लेकर रखा था। 200 रुपये का खरीदा था। मैं तो भूली बैठी थी। यकदम ही अखबार में नंबर देखे तो निकाल लिया। मैं कल रकम भी ले आऊँगी। उसने बता ही दिया। अम्मी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। साइमा भी हैरत से उसका मुंह देखने लगी। मैं घर में घुसते ही ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी, मगर उसने बात अधूरी छोड़ दी। अम्मी की आंख में आंसू पहले निकला, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अमाइमा, मेरी बच्ची। उन्होंने बेइख्तियार ही उसे साथ लगा लिया। शुक्रिया गालिब। उसके दिल ने उसका शुक्रिया अदा किया जो उसका गमगसार और मददगार बना था। अगले रोज़ वो चेक कैश करवा कर घर ले आई। वकार की वालदा और वकार आए बैठे थे। उन्हें साइमा एक जोड़े में भी कबूल थी। अम्मी अब्बा के चेहरे खुशी से खिले पड़े थे। 2 दिन बाद ही जुम्मा का दिन निकाह और रुखसती का दिन मुकर्रर हो गया। वो खामोशी से घर में ही तैयारियां करने लगे। अम्मी के साथ जाकर वो वकार और साइमा के कपड़े भी ले आईं। मेहमानों की तवाज़ो के लिए चाय और मिठाई का बंदोबस्त ही करना था। साथ बाज़ार से समोसे मंगवाने का इरादा था। उसने समीना के घर से ही फ़ोन करके हिना भाभी को बता दिया कि वो 2 दिन नहीं आ सकेगी। उन्होंने वजह पूछी तो उसने बताया कि बहन की शादी है। साथ ही उन्हें आने की दावत भी दे दी। यहीं से उसने नाइमा आपी को भी फ़ोन कर दिया। जुम्मे के दिन शाहिद भाई के साथ आ जाइएगा आपी। साइमा का निकाह और साथ ही रुखसती कर रहे हैं। अम्मी खुद भी मामू ममानी को दावत देने आएंगी। उसने अपने लहजे को नॉर्मल ही रखा। दूसरी तरफ से नाइमा आपी ने खड़ाक से फ़ोन बंद कर दिया। उसे दुख भी हुआ कि वो कैसे पत्थर दिल और बेहिस हो रही थी। निकाह का दिन आ पहुंचा। साइमा को तैयार करके वो और समीना बैठक में मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां लगा रही थी। तभी बाहर गाड़ी आकर रुकी। वो समझी कि नाइमा आपी आई हैं। पाँव में चप्पल अड़ेस कर बाहर भागी तो वो सामने ही खड़ा नज़र आया। हिना भाभी अम्मी से मिल रही थी। उसने नज़र उठाकर देखा, वो उसी सिम देख रही थी। लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। मिठाई की बड़ी सी टोकरी, ढेरों तहाइफ और सोने की बालियां अम्मी को थमाकर हिना भाभी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ाईं। भाई मुबारक हो। और ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे बहन की शादी है। वो उसे सर से पैर तक देखते हुए बोली। ये सोने की बालियां? अम्मी ने हिना भाभी से सवाल किया। वो भी उनकी सिम देखने लगी। ये गालिब की तरफ से हैं। साइमा को शादी पर मिला था ना, कहने लगा। उसको देकर बहन ना होने का शिकवा धुल गया। एक भाई बहन को दे रहा है, रख लीजिए, हिना भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तशक्कुर भरी नज़रों से गालिब की तरफ देखा। वो अम्मी से बात कर रहा था। फिर कुछ देर बाद वो किसी ज़रूरी काम का कहकर चला गया। अब्बा से मुलाकात ना हो सकी। दरअसल आज अब्बू आ रहे हैं, गुज़ैन और गालिब के। गालिब को एयरपोर्ट जाना था। वापसी पर मैं गुज़ैन को एड्रेस समझाकर बुलाऊंगी। हिना भाभी ने उसके साथ अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। आंटी भी इसीलिए नहीं आई? उसने पूछा। हाँ, उन्होंने अस्पात में सर हिलाते हुए कहा। नाइमा आपी आई, ना मामू आए। निकाह हुआ, चाय का दौर चला और फिर रुखसती का वक्त आ गया। अम्मी अब्बा के चेहरों पर दुख और खुशी के मिले जुले तासुरात उभर रहे थे। वो रुखसत होकर चली गई। घर में यकदम जैसे खामोशी सी छा गई। गुज़ैन भाई आए तो बाहर से ही हॉर्न बजाकर अपने आने की इत्तला दे दी। हिना भाभी सबसे मिलकर चली गईं। ये था दिल है समंदर जैसा का पार्ट 2। पसंद आने पर इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।